नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद और आप देख रहे हैं न्यूज 24 की स्पेशल सीरीज भारत भाग्य विधाता। पिछले 75 वर्षों में भारत ने जो तरक्की की है, दुनिया के नक्शे पर जो बुलंद पहचान बनाई है, उसमें हमारी विदेश नीति और उससे जुड़े लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। हमारी विदेश नीति में कभी आदर्शवाद की छाप दिखी तो कभी राष्ट्रीय जरूरतों के हिसाब से रिश्ते नए सिरे से परिभाषित हुए। इसे कूटनीति के जानकार स्ट्रेटेजिक रियलिज्म का नाम देते हैं। एक दौर ऐसा भी था जब रिश्ते बहुत हद तक आर्थिक नफा नुकसान के हिसाब से बनने और बिगड़ने लगे, यानी विदेशी संबंधों में इकोनॉमिक प्रैग्मैटिज्म का प्रभाव दिखने लगा। ये हमारी गतिशील विदेश नीति का ही कमाल है कि आज की तारीख में अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया, यूरोप हो या अरब वर्ल्ड, चीन हो या जापान, सबको दिल्ली से बेहतर रिश्तों में फायदा दिख रहा है। अब सवाल उठता है कि आजादी के बाद भारत ने विदेश नीति के मोर्चे पर ऐसी कौन कौन सी राहें चुनी जिनकी मुरीद पूरी दुनिया बन चुकी है। क्या हमारी विदेश नीति पर किसी व्यक्ति विशेष की छाप है या किसी खास विचारधारा या मुल्क से प्रभावित है? किस किस मोड़ पर भारत की विदेश नीति में बड़ा बदलाव आया? नेहरू से मोदी तक आते आते हिंदुस्तान का कूटनीतिक पथ कितना बदल चुका है? ऐसे सभी पहलुओं को अतीत, वर्तमान और वैश्विक हलचलों के आईने में देखने और समझने की कोशिश करेंगे अपने खास कार्यक्रम भारत की दुनियादारी पार्ट 1 में। भारत की विदेश नीति की जड़ें कितनी गहरी हैं? दूसरे मुल्कों के साथ रिश्ते किस तरह के होने चाहिए? इसका विस्तार से जिक्र आज से करीब 2300 साल पहले आचार्य चाणक्य द्वारा लिखी गई किताब अर्थशास्त्र में मिलता है। इसे कूटनीति पर दुनिया की पहली किताब कहा जा सकता है। इसमें राष्ट्रहित को सबसे ऊपर बताया गया है। राष्ट्रहित साधने और सीमाओं की रक्षा के लिए राजा को किस तरह के रिश्ते और किस तरह से रिश्ते बनाने चाहिए, इसका जिक्र आचार्य चाणक्य ने किया है। लेकिन एक सच ये भी है कि भारत की संस्कृति और परंपरा से ही एक ही आवाज निकलती रही है, वो है विश्व बंधुत्व की। वो है दूसरों के सुख में अपना सुख और दूसरों के दुख में अपना दुख देखने की। भारत जब ब्रिटेन का उपनिवेश था और देश में आजादी की लड़ाई चरम पर थी, उस दौर में भी विदेशी मुल्कों से रिश्ते जोड़कर आजादी की लड़ाई को और प्रभावशाली बनाने की कोशिशें हुई। 1927 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू को अपना प्रवक्ता बनाकर विदेश नीति विभाग की स्थापना की। तो 1940 के दशक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने विदेशी मुल्कों की मदद से आजाद हिंद फौज की स्थापना की। साल 1947 में जब भारत को ब्रिटिश उपनिवेशवाद से आजादी मिली, तो उससे पहले ही पूरी दुनिया प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध में भारतीय फौज का शौर्य देख चुकी थी। लेकिन हजार चुनौतियों से जूझते भारत की कूटनीति और कूटनीतिज्ञों की परीक्षा होनी थी, जिसकी अगुवाई पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। सात सितंबर 1946 अंतरिम प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे पंडित नेहरू को एक बात अच्छी तरह समझ आ चुकी थी कि अगर किसी महाशक्ति के प्रभाव में भारत आया, अगर स्वतंत्र होकर अपने फैसले नहीं लेगा, तो इतने लंबे संघर्ष के बाद जो आजादी मिलने वाली है, उसे खोने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया दो ध्रुवों में बंट चुकी थी। एक ध्रुव की अगुवाई अमेरिका कर रहा था और दूसरे गुट के रूस। लोकतंत्र और साम्यवाद के नाम पर अपना पाला मजबूत करने की नई होड़ आकार लेने लगी थी। ऐसे में पंडित नेहरू ने अंतरिम प्रधानमंत्री की हैसियत से भारत की विदेश नीति के मकसद को अपने रेडियो संबोधन में साफ किया था। हमारा प्रस्ताव है कि जहां तक संभव हो, एक दूसरे के खिलाफ गठजोड़ करने वाले समूहों के पावर पॉलिटिक्स से दूर रहें। जिन्होंने अतीत में विश्व युद्धों का नेतृत्व किया है,
जो फिर से नेतृत्व कर सकते हैं और जो बड़े पैमाने पर आपदाएं पैदा कर सकते हैं। दुनिया आंतरिक प्रतिद्वंदिता, घृणा और संघर्ष के बाद भी आपसी सहयोग की ओर आगे बढ़ रही है। ये एक ऐसे विश्व का सपना है जिसके लिए स्वतंत्र भारत काम करेगा। एक ऐसा विश्व जिसमें स्वतंत्र लोगों का सहयोग हो और कोई वर्ग या समूह एक दूसरे का शोषण नहीं करेगा। पंडित नेहरू की विदेश नीति की सोच के केंद्र में विश्व बंधुत्व था, सबको सहयोग की भावना थी। उन्होंने महात्मा गांधी की सोच को विदेश नीति में ढालने की कोशिश की थी। पंडित नेहरू की एक दूरदर्शी एक सोच थी, लेकिन जो उसके जो बुनियाद उसकी थी वो महात्मा गांधी की सोच से आई थी। उसमें एक मानवता का एक विशेष योगदान मान लीजिए। आजादी के बाद नेहरू विदेशी संबंधों में एक और शांति, सौहार्द और सहयोग बढ़ाने पर जोर दे रहे थे। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, खास तौर से संयुक्त राष्ट्र में पूरी निष्ठा जता रहे थे। इसी का नतीजा रहा कि आजादी के तुरंत बाद जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर कब्जे के लिए हमला किया तो इस मसले को लेकर पंडित नेहरू संयुक्त राष्ट्र पहुंच गए। पड़ोसियों से बेहतर रिश्ता बनाने की सोच को आगे बढ़ाते हुए भारत ने कम्युनिस्ट चाइना को भी तुरंत मान्यता दे दी। कोरियाई युद्ध के दौरान भारत ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का परिचय दिया। साल 1950 में तिब्बत पर चीन के कब्जे के बाद भी 1954 में पंचशील समझौता के लिए तैयार हो गए। इसके मुताबिक दोनों देश एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, सम्मान और परस्पर लाभकारी संबंध रखेंगे, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति पर आगे बढ़ेंगे। भारत ने तिब्बत को चीन के एक प्रांत के तौर पर स्वीकार कर लिया। पंडित नेहरू की अगुवाई में भारत उपनिवेशवाद के चंगुल से आजाद होने वाले देशों की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मुखर आवाज बन गया। अमेरिका और रूस के वर्चस्व की लड़ाई के बीच भारत ने बिल्कुल स्वतंत्र होकर फैसला लिया और गुटनिरपेक्ष आंदोलन को आगे बढ़ाया। पंडित नेहरू, कर्नल नासिर और मार्शल टीटो के अगुवाई में गुटनिरपेक्षता एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन युगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ। नेहरू का दृष्टिकोण न मानकर मुझे लगता है कि भारत की सभ्यता का दृष्टिकोण मानता हूं, जो नेहरू ने उसको प्रयोग में लाए और कोशिश की कि किस तरह से भारत की विदेश नीति में वो सभ्यता की भारतीयता जो है वो नजर आनी चाहिए। पंडित नेहरू गुटनिरपेक्षता के जरिए नए आजाद मुल्कों को राह दिखाने में व्यस्त थे। दूसरी ओर भारत के सरहद पर चीन अपना सैन्य जमावड़ा बढ़ाने में लगा हुआ था और साल 1962 में पंडित नेहरू के भरोसे का कत्ल करते हुए आक्रमण कर दिया। भारतीय फौज ने चीन का कड़ा मुकाबला किया, लेकिन चीन ने भारत के 35,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। संभवतः पंडित नेहरू का चीन को लेकर अनुमान गलत साबित हुआ। हालांकि 1960 से पहले ही उन्हें लगने लगा था कि आदर्शवादी विदेश नीति को व्यवहारिक में बदलने का समय आ चुका है। पंडित नेहरू के आलोचक अक्सर दलील देते हैं कि उनकी गलत नीतियों की वजह से कश्मीर के एक हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा है, जिसे दुनिया पीओके के नाम से जानती है। उनका चीन पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना भारत को महंगा पड़ा। एक सच ये भी है कि जिस शख्स की शख्सियत जितनी बड़ी होती है, जो संकट में मुल्क को निकालने के लिए जितने बड़े और कड़े फैसले लेता है, उसकी परीक्षा उतनी ही लंबी चलती है। पंडित नेहरू के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। आजादी के समय पंडित नेहरू के सामने सबसे पहली प्राथमिकता भारत के लोगों को खड़ा करने की थी, मुल्क को आर्थिक तरक्की के राह पर ले जाने की थी। संभवतः इसलिए उन्होंने वक्त की नजाकत को समझते हुए पड़ोसियों से दोस्ती और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की मजबूती में ज्यादा जोर दिया। उनकी विदेश नीति में भले ही पथ प्रदर्शक की भूमिका में आदर्शवाद, अंतर्राष्ट्रीयवाद और विश्व बंधुत्व रहे हों, लेकिन ड्राइविंग सीट पर राष्ट्रीय हित रहा। पंडित नेहरू के दौर में भारत की विदेश नीति को एक मजबूत आधार मिल चुका था। मई 1964 में उनके निधन के बाद देश की कमान लाल बहादुर शास्त्री के हाथों में आई। वैसे तो पंडित नेहरू की तुलना में शास्त्री जी का ग्लोबल व्यू तंग माना जाता है, लेकिन शास्त्री जी ने भारत की विदेश नीति को बहुत हद तक आइडियलिज्म से स्ट्रेटेजिक रियलिज्म की ओर शिफ्ट कर दिया।
भारत की विदेश नीति को नई धार देने के लिए पहली बार फुल टाइम विदेश मंत्री बनाया गया। शास्त्री जी ने विदेश मंत्री की कुर्सी पर स्वर्ण सिंह को बैठाया। साथ ही विदेश नीति की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए पिल्लई समिति का गठन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सही मायने में राष्ट्रीय हितों के नजरिए से देखा जाने लगा। ये वो दौर था जब भारत ने खुलकर अमेरिकी नीतियों की आलोचना की, पाकिस्तान को युद्ध में मुंहतोड़ जवाब दिया तो ताशकंद में समझौते की मेज पर बैठकर भारत की दरियादिली का भी परिचय दिया। जब लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे तो अमेरिका को लगा अब भारत को आसानी से प्रभावित किया जा सकता है। दूसरी ओर 1962 युद्ध में भारतीय फौज की हार से पाकिस्तानी आर्मी का हौसला बढ़ता जा रहा था। तीसरी ओर देश में अनाज की कमी से बड़ी आबादी को दोनों वक्त का खाना नहीं मिल रहा था। ऐसे में लाल बहादुर शास्त्री ने भारत की विदेश नीति को पूरी तरह से राष्ट्रीय हितों पर केंद्रित कर दिया। सन 62 की लड़ाई चाइना से हुई थी, जिसमें काफी बड़ा भारत का एरिया चाइना ने जिस पे कब्जा कर लिया, अक्साई चीन और कुछ दूसरे एरिया में। और फिर उसके अलावा ये था कि उनके सामने नई समस्याएं खड़ी हो गई। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनते हैं भारत के, तो कुछ मौलिक परिवर्तन विदेश नीति में आते हैं और उसमें सबसे बड़ा परिवर्तन यही है कि जो सुरक्षा बजट है उसमें बढ़ोतरी होती है। शास्त्री जी ने विदेश मंत्रालय की कमान सरदार स्वर्ण सिंह को सौंपी, जो वाद विवाद में अपने तर्कों से दूसरों को निःशब्द कर देते थे। नेहरू के दौर की विदेश नीति को आगे बढ़ाने के साथ साथ शास्त्री जी ने श्रीलंका जैसे देश के साथ खड़े होकर भरोसा दिया कि भारत की नीयत छोटे पड़ोसियों पर वर्चस्व जमाने की नहीं है। जब उत्तरी वियतनाम पर अमेरिकी विमानों की बमबारी की तो भारत ने अमेरिका की खुलकर आलोचना की। भारत अच्छी तरह जानता था कि अमेरिका किस तरह से पाकिस्तान को हथियारों की मदद दे रहा था। साल 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया तो शास्त्री जी ने सेना को मुंहतोड़ जवाब देने का आदेश दिया और पाकिस्तानी फौज की गलत फहमी को एक झटके में दूर कर दिया। भारतीय सेना ने लाहौर की ओर बढ़कर पाकिस्तान को एहसास करा दिया कि अंजाम क्या हो सकता है। लाल बहादुर शास्त्री भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में पूरा यकीन रखते थे, इसलिए जब संयुक्त राष्ट्र से युद्ध विराम का प्रस्ताव आया तो उसे भारत ने तुरंत मान लिया और ताशकंद में शांति वार्ता के लिए तैयार हो गए। 1965 में पाकिस्तान की हिमाकत से शास्त्री जी एक बात तो अच्छी तरह से समझ गए कि भारत की सुरक्षा के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। ऐसे में शास्त्री जी ने परमाणु ऊर्जा आयोग को एटम बम डिजाइन करने का काम सौंपा, मतलब एटम बम बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया। ये पंडित नेहरू और शास्त्री जी का दुनिया को देखने का खुला नजरिया ही था, जिसकी वजह से भारत अमेरिका और रूस यानी महाशक्तियों की जंग से दूर रहा। न अमेरिकी अगुवाई वाले कैपिटलिस्ट ब्लॉक का हिस्सा बना, न रूस की अगुवाई वाले कम्युनिस्ट ब्लॉक का पिछलग हुआ। तीसरी दुनिया यानी उपनिवेशवाद के चंगुल से आजाद हुए मुल्कों के बीच भारत की छवि एक निष्पक्ष नेता की बनी। भारत ने तीसरी दुनिया के देशों को सिखाया कि कैसे महाशक्तियों के प्रभाव से अलग रहते हुए अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र रखा जा सकता है। शास्त्री जी 19 महीने तक देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहे, लेकिन इतने कम समय में ही उन्होंने विदेश नीति को नया तेवर और नई रफ्तार दी। इसके बाद इंदिरा गांधी ने उसे और आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाया। उनके दौर में स्ट्रेटेजिक रियलिज्म सबसे ऊपर रहा। ये इंदिरा गांधी की कूटनीति का ही कमाल था कि साल 1971 में पूर्वी पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटाकर बांग्लादेश को मान्यता दी। उन्होंने दुनिया के हर मंच पर पाकिस्तान और अमेरिका के दांवपेच को नाकाम किया तो साल 1974 में पोखरण में परमाणु परीक्षण कर दुनिया को बता दिया कि भारत किसी के दबाव में नहीं आएगा, बिल्कुल स्वतंत्र होकर अपने फैसले लेता रहेगा।
वो साल 1971 का था और महीना अप्रैल का। इंदिरा गांधी की समझ में आ चुका था कि कभी भी पाकिस्तान के साथ युद्ध छिड़ सकता है। पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती का तो उन्हें अंदाजा था, लेकिन अमेरिका और चीन के बीच भी दोस्ती के कदम बढ़ने लगे थे। ऐसे में इंदिरा गांधी ने एक बड़ा कदम उठाया। 9 अगस्त 1971 को रूस के साथ एक समझौता कर लिया, जिसके तहत दोनों देशों ने एक दूसरे की सुरक्षा का भरोसा दिया। रूस से समझौते के बाद इंदिरा अमेरिका गई। अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन पूरे तेवर में थे, लेकिन इंदिरा भी झुकने को तैयार नहीं थी। मुलाकात से पहले राष्ट्रपति निक्सन ने उन्हें 45 मिनट तक इंतजार करवाया। उनके लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। इंदिरा ने निक्सन से कहा कि अगर भारत ने पूर्वी पाकिस्तान में सैन्य कार्रवाई की हिम्मत की तो अंजाम ठीक नहीं होंगे। लेकिन 3 दिसंबर 1971 को जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर युद्ध की शुरुआत की तो भारतीय फौज ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। अमेरिका का अहंकार चूर चूर हो गया। युद्ध के दौरान इंदिरा की कूटनीति अमेरिका और पाकिस्तान दोनों पर भारी पड़ी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका के युद्ध विराम कराने की हर कोशिश को रूस की मदद से नाकाम किया, तो अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े को भी रूस की मदद से वापस लौटने पर मजबूर किया। जब सन 71 का मसला आया तो उन्होंने मानेकशॉ साहब जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उनको हुक्म दिया कि आप हमला कर दीजिए। इस बीच में निक्सन साहब जो है वो मिसेस गांधी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, तो उन्होंने किसिंजर को बार बार कहा कि आप चीनियों को बोलिए कि हमला करें भारत के ऊपर। तो उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि वो मिसेस गांधी ने एक अच्छा स्टेप लिया कि रूस के साथ में उन्होंने इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी जो साइन करी, तो रूस ने अपने सबमरीन्स को अमेरिका के 7th फ्लीट के आगे बढ़ा दिया, उसका रास्ता रोक दिया। चीन को उन्होंने धमकी दे दी कि तुम आगे जाओगे भारत के ऊपर हमला करने तो हम तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे। ये इंदिरा की कूटनीति का मजबूत पक्ष है, जिसमें वो एक और बांग्लादेश को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देती हैं, तो शिमला समझौते की मेज पर युद्ध में सरेंडर करने वाले पाकिस्तान के 93,000 फौजियों को छोड़ने जैसा बड़ा फैसला लेती हैं। लेकिन इंदिरा अच्छी तरह समझ रही थी कि दुनिया कौन सी भाषा अच्छी तरह समझती है। ऐसे में मई 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। भारत के पड़ोस में भी बहुत हलचल थी। साल 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई तो अफगानिस्तान पर कब्जे के लिए रूसी फौज लड़ रही थी और इस जंग में कट्टरपंथियों के पीछे से अमेरिका मदद कर रहा था। लोकतंत्र और साम्यवाद के नाम पर सरकार बनाने और गिराने का खेल महाशक्तियां खेलने में व्यस्त थी। उधर 2 साल में ही दिल्ली में सत्ता का मिजाज बदल गया और फिर देश की कमान इंदिरा गांधी के पास आ गई। साल 1983 में इंदिरा गांधी 3 वर्षों के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अध्यक्ष चुनी गई। उन्होंने जो राह चुनी उसमें उन्हें दुनिया के पहली कतार के नेताओं में गिना जाने लगा। इंदिरा गांधी की मौत के बाद पीएम की कुर्सी पर बैठे उनके बेटे राजीव गांधी, उन्होंने भी नेहरू और इंदिरा द्वारा विदेश नीति के मोर्चे पर खींची गई लकीर को आगे बढ़ाना शुरू किया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को आगे बढ़ाने से लेकर पड़ोसी मुल्कों से रिश्ते बेहतर करना उनके टॉप एजेंडे में रहा। राजीव जी ने तो एक बहुत हिम्मत का काम किया। कितने वर्षों से 62 से लेकर उनके समय तक चीन के साथ हमारे संबंध ठंडे बस्ते में पड़े थे और चीन के साथ संबंध ठंडे बस्ते में पड़े थे तो हमारी समस्याएं भी वहीं की वहीं खड़ी थी और वो समस्याएं कब बढ़कर हमारे लिए एक और बड़ी मुसीबत बन जाती। इसलिए उन्होंने ये एक बहुत दूरदर्शी एक कदम उठाया जिसमें उन्होंने वो जो ठंडे बस्ते में रखे हुए हमारे संबंध थे उसको बाहर निकाला। दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए भारत हर मंच से आवाज बुलंद करता रहा तो पड़ोसियों की मदद के लिए कदम बढ़ाने में जरा भी हिचक नहीं दिखाई, चाहे श्रीलंका में शांति सेना भेजने जैसा फैसला ही क्यों ना हो। ये उनके दूसरे देशों से रिश्ता जोड़ने की पहल ही थी कि चीन और पाकिस्तान दौरे पर जाकर रिश्तों को नए सिरे से रिचार्ज करने की कोशिश की। तो साल 1985 में 6 दिनों के रूस दौरे पर गए राजीव गांधी की अगुवाई में भारत ने न सिर्फ पड़ोसी मुल्कों से संबंध सुधारने की कोशिश की बल्कि दुनिया में आर्थिक विषमता दूर करने और आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। राजीव गांधी ने पड़ोसियों के साथ रिश्तों को बेहतर बनाए रखने की पूरी कोशिश की। रिश्तों में गर्माहट लाने के लिए उनके दौर में विदेशी दौरे और विदेशी मेहमानों का आना जाना बढ़ा।
साल 1988 में बतौर प्रधानमंत्री राजीव गांधी बीजिंग पहुंचे। ये 34 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का चीन का दौरा था। राजीव गांधी के दौर में भारत और अमेरिका के रिश्तों में कड़वाहट कम करने की बड़ी कोशिश हुई, लेकिन 1990 के दशक तक विदेश नीति के मायने बहुत हद तक बदल चुके थे। शक्ति संतुलन की परिभाषा भी तेजी से बदल रही थी। दुनिया के नक्शे पर रिश्तों का आधार सैन्य गठबंधन की जगह आर्थिक जरूरतें बनने लगी। पूरी दुनिया तेजी से LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की ओर शिफ्ट हो रही थी। चीन पहले ही अपनी अर्थव्यवस्था की खिड़की और दरवाजे खोल चुका था। अब भारत की बारी थी। सोवियत संघ के बिखराव की कहानी भी शुरू हो चुकी थी। ऐसे में दिल्ली डिप्लोमेसी में नए रिश्तों का आधार इकोनॉमिक प्रैग्मैटिज्म बनने लगा। वो साल 1990 का था, महीना अगस्त का। इराकी फौज ने कुवैत पर आक्रमण कर दिया। इसके जवाब में अमेरिका की अगुवाई में 34 देशों की सेना ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र के बैनर तले इराक के खिलाफ ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म शुरू कर दिया, जिसे दुनिया पहला खाड़ी युद्ध के नाम से जानती है। मकसद था इराक के सैन्य तानाशाह सद्दाम हुसैन के गुरूर को कुचलना। इस युद्ध की वजह से कुवैत में रह रहे 1 लाख भारतीयों की जान भी फंसी थी, जिन्हें बहुत सूझबूझ के साथ वहां से सुरक्षित निकाला गया। खाड़ी युद्ध का साइड इफेक्ट ये रहा कि भारत में तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। तब भारत में गठबंधन सरकारों का दौर था और विदेशी मुद्रा भंडार बिल्कुल खाली होने के कगार पर था। तत्कालीन चंद्रशेखर सरकार ने कर्ज के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का दरवाजा खटखटाया, लेकिन भारत को कर्ज नहीं मिल पा रहा था। उधर खाड़ी युद्ध में उतर चुके अमेरिकी लड़ाकू विमानों को फिलीपींस से उड़कर इराक तक पहुंचने के लिए बीच में ही कहीं लैंड करना जरूरी था, जिससे तेल भरा जा सके। भारत अच्छी तरह जानता था कि IMF में अमेरिका का वर्चस्व है। ऐसे में भारत ने IMF से $2 बिलियन कर्ज की मांग रखी। अमेरिका इसके लिए तैयार हो गया। IMF से कर्ज के बदले भारत पर 25 कड़ी शर्तें थोपी गईं। इसमें अर्थव्यवस्था को खोलना, सरकारी कंपनियों का विनिवेश, सब्सिडी कम करना और डॉलर के मुकाबले रुपयों का अवमूल्यन जैसी शर्तें भी शामिल थे। हिंदुस्तान एक नए रास्ते पर आगे बढ़ने लगा था। साल 1991 में जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था की सेहत दुरुस्त करने की जिम्मेदारी बतौर वित्त मंत्री मनमोहन सिंह को सौंपी। पहली बार मुझे याद पड़ता है कि कई देशों के नेताओं ने बोला कि हम भारत का जब नाम सुनते थे तो हंसते थे कि भारत कभी भी आगे नहीं बढ़ना चाहता है, लेकिन बोलता बहुत है। लेकिन जब से हमने देखा है कि अब ये प्रगति आर्थिक रूप से कर रहे हैं तो हम भारत के पास आ रहे हैं कि हमारे साथ मदद कीजिए, हमको भारत के साथ में आर्थिक सहयोग चाहिए। नरसिम्हा राव के दौर में भारत की पारंपरिक विदेश नीति में बड़ा बदलाव आया। नए रिश्तों का आधार आर्थिक संबंध बनने लगे। उन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत बढ़ चढ़कर दिखने लगा जो आर्थिक तरक्की की खिड़की दरवाजे खोलने में मददगार साबित हो रहे थे। इसी तरह HD देवेगौड़ा ने भी नरसिम्हा राव की विदेश नीति को आगे बढ़ाते रहे तो इंद्र कुमार गुजराल का जोर खास तौर से छोटे पड़ोसियों से रिश्ते सुधारने में रहा, जिसे कूटनीतिज्ञ गुजराल डॉक्ट्रिन का नाम देते हैं। वक्त का पहिया घूमा और देश के PM की कुर्सी पर पहुंच गए अटल बिहारी वाजपेयी, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय मामलों में गहरी दिलचस्पी थी। मई 1998, पोखरण, राजस्थान। पोखरण में परमाणु परीक्षण से वाजपेयी ने धमाकेदार एंट्री ली और पूरी दुनिया को भारत की ताकत का एहसास करा दिया। साथ ही बता दिया कि आज का भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के आर्थिक प्रतिबंधों से डरने वाला नहीं है। वाजपेयी के दौर में लुक ईस्ट नीति की नींव रखी गई। चीन के रिश्ते सुधारने के साथ साथ आसियान देशों से भी मेलजोल बढ़ाया गया। ये वाजपेयी की कूटनीतिक समझ का कमाल था कि अमेरिका और इजराइल जैसे नए सहयोगी जुटे तो रूस के साथ रणनीतिक साझेदारी का नया अध्याय शुरू हुआ। पाकिस्तान के साथ दोस्ती की पहल हुई तो कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ने का काम भी। वो अच्छी तरह जानते थे कि आतंकवादियों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों का इलाज कैसे किया जाता है। ये वाजपेयी की कूटनीति ही थी कि कारगिल की लड़ाई के 2 साल के भीतर ही जनरल मुशर्रफ बातचीत के लिए आगरा दौड़े आए। हालांकि वार्ता नाकाम रही, लेकिन कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता और तीसरा पक्ष जैसे राग वाजपेयी हमेशा खारिज करते रहे और पाकिस्तान की एक नहीं चलने दी।
अगर भारत की विदेश नीति की नींव पंडित नेहरू ने रखी तो इसे बुलंद इमारत की शक्ल अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में मिली। वाजपेयी के दौर में दिल्ली डिप्लोमेसी के अमेरिका, इजराइल और पूर्वी एशिया से रिश्ते बेहतर बनाने में तेजी आई। चीन से रिश्ते सुधारने से लेकर आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने तक, पोखरण में परमाणु विस्फोट से लेकर परमाणु हथियारों के पहले प्रयोग न करने के एक तरफा ऐलान तक, वाजपेयी अगर दोस्ती बढ़ाने के लिए बस से लाहौर जाने का फैसला लेने में हिचक नहीं दिखाते तो कारगिल में घुस आए पाकिस्तानी घुसपैठियों को कुचलने में भी देर नहीं लगाते हैं। मतलब वाजपेयी ने एक ऐसी राह चुनी जिसमें संयम और सहयोग की भावना भी कूट कूट कर भरी हुई थी, तो युद्ध की स्थिति में दुश्मनों के संहार से भी परहेज नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में नए रिश्ते भी बने और पुराने रिश्तों को नए तरीके से सींचा भी गया। साथ ही राष्ट्रीय हित को नए चश्मे से देखा गया। नेहरू से लेकर वाजपेयी तक दिल्ली की कूटनीतिक राह ऐसी रही जिससे पूरी दुनिया में भारतीय लोकतंत्र और गणतंत्र की वाहवाही होने लगी और तीसरी दुनिया के देशों को भारत के कूटनीतिक पथ पर आगे बढ़ने में बड़ी संभावना दिखने लगी। आज के इस एपिसोड में इतना ही। भारत की दुनियादारी की अगली किस्त में कल मैं आपको बताऊंगी कूटनीति का मोदी स्टाइल। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों पर मुखर आवाज के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।